नमस्कार दोस्तों, साजिद सैफी हूं मैं। अपनी क्राइम सीरीज में आज जिस घटना पर हम बात करने जा रहे हैं उस घटना को शायद ही कोई व्यक्ति भारत का हो जो ना जानता हो, चूंकि वो घटना बुलंदशहर को एक ऐसा बदनुमा दाग देकर गई जिस मामले में जो आरोपी थे, मुलजिमान थे, वो दोषी करार ठहराए गए। दोषी करार देने के बाद उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और जज की ओर से जो टिप्पणी की गई वो भी काबिले गौर है। लेकिन बावजूद इसके अगर हम कहें तो गलत नहीं कि ये एक ऐसा बदनुमा दाग है जिसका धुलना हमेशा के लिए नामुमकिन जैसा हो गया। चूंकि जब NH-91 गैंग रेप हुआ तब बुलंदशहर NH-91 गैंग रेप को लेकर बदनाम हो गया। इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार कपिल गौड़ जी हमारे साथ हैं और अभियोजन पक्ष की तरफ से ADGC वरुण कौशिक भी हमारे साथ हैं। पूरी घटना बताएंगे कपिल जी, चूंकि जब घटना हुई थी तो इन्होंने उसे रिपोर्ट किया था, उसके पल पल अपडेट लिखे थे। पूरी घटना के बारे में कपिल जी बात करेंगे और अभियोजन पक्ष की तरफ से कैसे इस जो घटना के जो दोषी थे उनको उनके सही ठिकाने यानी हमेशा के लिए सलाखों में बंद करने का इंतजाम किया गया, क्या क्या साक्ष्य पेश किए गए ये भी बताएंगे। अपने तजुर्बे को शेयर करेंगे आपके साथ। और ऐसे में हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो लाइक कमेंट के साथ इसे शेयर जरूर कर दें। कपिल जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्या सूचना मिली थी, किस तरह से ये पूरी घटना आपने रिपोर्ट की, क्या क्या इसमें चीजें आपने देखी, और फिर वकील साहब से बात करेंगे। नमस्कार साजिद जी। नमस्कार, मैं ADG साहब। थैंक यू। साजिद जी, अपराध बहुत होते हैं, अपराधों के बाद अपराधी भी पकड़े जाते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा आपके दिल दिमाग में जिंदा रहती हैं। और ये हमारे जिला बुलंदशहर का दुर्भाग्य है कि यहाँ शायद ऐसी घटनाओं की संख्या कुछ ज़्यादा है। अब बात करते हैं इस घटना की। करीब 29-30 जुलाई 2016 की रात ये घटना घटी थी। हमें अगले दिन सुबह करीब 5 बजे सूचना मिली कि कोतवाली देहात क्षेत्र में कोई वारदात हुई है हाईवे पर। हम और हमारे 2-3 साथी कुछ देर में मौके पर पहुंच गए, लेकिन वहाँ ना पुलिस थी ना कोई अधिकारी था, और ये मालूम चला कि किसी खेत में कोई रेप की घटना हुई है। पीड़ित भी वहाँ नहीं था। उसके बाद हम लोग खेत में जो आसपास गांव वाले काम कर रहे थे, ग्रामीण किसान, उनसे पूछा, लेकिन वो भी काफ़ी हद तक अनजान थे। तो जब हम करीब 6:30-7 बजे करीबन कोतवाली देहात पहुँचे तो वहाँ मेरठ जोन की उस समय DIG होती थी लक्ष्मी सिंह जी, वो आई हुई थी। CP नोएडा है वर्तमान में, जो वर्तमान में CP नोएडा है, वो आई हुई थी। तो तब मालूम चला कि यहाँ कोतवाली देहात क्षेत्र में हाईवे पर किसी गाड़ी को रोककर गैंग रेप की वारदात हुई है, जिसे स्थानीय पुलिस द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा था। और DIG के प्रयासों से ये घटना न केवल FIR दर्ज हुई, लोगों के प्रकाश में भी आई। SSP मौके पर पहुंचे, लेकिन SSP काफ़ी देर से मौके पर पहुंचे थे जो कहा गया, और जो शासन द्वारा उन पर कार्रवाई की गई थी बाद में, तो वो भी एक वजह रही थी उसमें। तो जब उस घटना की तह में जाना हम लोग शुरू हुए तो मालूम चला कि एक परिवार नोएडा से पहले गाजियाबाद गया अपने रिश्तेदारों को लेते हुए, अपने ताऊ और उनके बेटे को लेते हुए और ताई के साथ, और उन्हें गणी चौखंडी चौराहे, हाँ, और उन्हें वहाँ पर आपके शाहजहाँपुर जाना था। उनके दादा की 13वीं थी, तो वो बुलंदशहर होते हुए जा रहे थे हाईवे से। तो बुलंदशहर में कोतवाली देहात क्षेत्र में एक गांव पड़ता है दोस्तपुर, जिसका इस घटना से काफ़ी नाम बदनाम हुआ। दोस्तपुर के पास उनकी गाड़ी से कोई चीज़ टकराने की आवाज़ आई। तो पीड़ित पिता का ये कहना था कि उन्होंने पहली बार में गाड़ी नहीं रोकी। बिल्कुल 2 बार आई थी। हाँ, फिर दोबारा से आप बीच में करेक्ट कर देंगे, हाँ, चूंकि फिर दोबारा चार्जशीट आपने हाँ, पढ़ी। फिर दोबारा से जब कोई चीज टकराने की आई तो गाड़ी में बैठे लोगों ने कहा, लगता है गाड़ी से कोई चीज टूट कर गिरी है, हमें देख लेना चाहिए। कुछ खुल गया है।
कुछ खुल गया है। कितने बजे का वक्त रहा होगा? 1:30 बजे। रात के 1:30 रात के 1:30 बजे का। हाईवे पे ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वो जिले के अंदर होने के बावजूद जो नियम है NHAI का कि जो जिले के अंदर से हाईवे गुजरते हैं वहां लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए मुकम्मल, लेकिन वहां लाइट की व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी रुकते ही झाड़ियों से 5, 6, 7 बदमाश निकले और उन्होंने उन्हें गन पॉइंट पर कब्जे में ले लिया। बाप और ताऊ को कब्जे में ले लिया, मार पीट के उनके हाथ बांध दिए। तहेरे भाई को भी, उनका जो एक भतीजा था पीड़िता का, तहेरा भाई। उसके बाद गाड़ी में बैठी लेडीजों से पहले उन्होंने जेवरात लूटे और उसके बाद 2 बदमाश गाड़ी में खुद सवार हो गए। और कितनी महिलाएं थी गाड़ी के अंदर? गाड़ी के अंदर एक नाबालिग बच्ची थी, एक उसकी माँ थी और एक ताई थी। 3 महिलाएं, मतलब एक किशोरी और 2 महिलाएं। एक किशोरी और 2 महिलाएं। और 2 बदमाश, एक ड्राइवर सीट पर बैठ गया, एक बराबर वाली सीट पर बैठ गया और वो गाड़ी से उन्हें लेकर बराबर के खेत में, दोस्तपुर के खेत में पटरी पर लेते हुए पहुंच गए। बंधक बना लिया। बिल्कुल। ये तो महिलाओं को बंधक बनाया और बाकी जो आदमी उसके, मतलब कि नाबालिग बच्ची का पिता ताऊ और उसका तहेरा भाई, उन्हें बाकी के बदमाश पकड़ के ले आए हाथ बांधते हुए और उन्हें वहां ले जाकर पहले खेतों में पीटा और लूटपाट वगैरह जो करनी थी वो करी उनके द्वारा। उसके बाद सबसे पहले वो नाबालिग बच्ची से एक बदमाश बोलता है कि सलीम, जिसकी मौत हो चुकी थी, बाद में जेल में मौत हो गई थी। तो वो बदमाश उसे उतारता है गाड़ी से कि चला मेरे साथ, नाबालिग तेरी तलाशी लेनी है। 13 साल उम्र वकील साहब? 13 साल रही होगी उस वक्त। तो उसे तलाशी लेने के नाम पर उतारा गया। उस समय शायद सावन का महीना चल रहा था, कांवड़ यात्रा का दौर था। तो जब वो उसे उतार के आगे को ले गया सुनसान स्थान पे, उसे गलत टच करने लगा तो उस नाबालिग बच्ची ने ये कहा, अंकल प्लीज मुझे गलत चीज मत करिए, गलत टच मत करिए। इस बात पर उस बदमाश ने, सलीम ने, उस बच्ची के चेहरे पर घूंसा मारा खींचकर। वो काफी चोटिल भी हुई उससे। इतने में उसके बदमाश के 2 साथी आगे बोले, ये सावन का महीना चल रहा है, ये काम मत कर, बच्ची को छोड़ दे। तो वो बच्ची को वापस लेकर आया, उसके जो भी मन में आई वापस लेकर आया। उसके बाद उस बच्ची को गाड़ी में बैठा दिया, उसकी माँ को उतार लिया, उसकी माँ को ले गया, उसके साथ रेप किया। उसके बाद रेप करने के बाद फिर वापस आया, माँ को छोड़ा, फिर उसके बाद फिर बच्ची को ले गया अपने साथ। बच्ची से बोला कि एक बराबर वाले खेत में ले जाकर उसके साथ गलत हरकत करने लगा। बच्ची ने कुछ कहा तो बोला, तेरे बाप को मैं जान से मार दूंगा अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगी। तो बच्ची ने अपने पिता की जान बचाने के लिए, ये आप देखिए, वो बेशक 13 साल की बच्ची थी, लेकिन उसे इतना मालूम था कि अगर मैं कोई भी इसका कहना नहीं मानूंगी तो मेरे पिता की जान चली जाएगी। एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र मात्र 13 साल थी, उसके दिमाग में एकदम अपने पिता के प्रति प्यार, समर्पण उमड़ा और उसने जो बदमाश ने कहा उसने वो चीज बर्दाश्त की और उसके बाद बदमाश ने उसके साथ रेप किया। मैं इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे। उसने कहा था पहली बार, ये एश्योर किया था उसको कि मैं कुछ करूंगा नहीं, तू केवल कपड़े उतार दे। उसके बाद उसने कपड़े उतारे हैं। कपड़े उतारने के बाद फिर उसकी नीयत गड़बड़ाई है। फिर उसने उसके साथ रेप शुरू किया है और रेप शुरू करने से पहले पीड़िता ने मिन्नतें की थी कि मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो हैं वो मेरी ऑन है, मुझे पीरियड्स आए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं माना है। उसके बाद वो पापा चिल्लाई है, तो उसने पहले उसको पीटा है। जब वो चुप नहीं हुई है तो फिर उसने उसको धमकी दी है कि तू अगर चुप नहीं हुई तो तेरे पापा को मार दूंगा। फिर पीड़िता ने, आप ये समझिए कि अपने बाप को बचाने के लिए पीड़िता ने कितना दर्द उस समय जो है असहनीय दर्द सहा होगा। क्या मानसिक स्थिति रही होगी उसकी। मैं ये जानना चाहूँगा सर आपसे कि पिता का रिएक्शन भी खबरों में आया, हमारी जानकारी में भी है, लेकिन आप एक बार बता पाएंगे पिता का रिएक्शन? पिता का रिएक्शन क्या, जितने भी परिजन थे सबका रिएक्शन ये था कि सभी की आंखों से आंसू निकल रहे थे और जो मुंह से बोल रहा था वो पिट रहा था। हाथ जोड़कर सभी उसको छोड़ने की विनती कर रहे थे, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीज रहा था। मैं ऐसे में बताऊंगा कि एक बात जो पीड़िता के पिता ने मुझे बताई, भावुक कर देने वाली है। पिता ने ये कहा था कि यदि तुम
असल मर्द हो या अपने बाप की औलाद हो, या तो मेरे हाथ खोल दो या फिर पहले मुझे गोली मार दो। जो घटना तुम कर रहे हो ये मैं देख नहीं पाऊंगा। बिल्कुल। कपिल जी जारी रखिए। तो साजिद जी, जैसे पीड़िता के पिता ने आपको बताई, इसी से इस घटना की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बाप के सामने, बाप की मौजूदगी में उसकी नाबालिग बेटी से रेप, उसकी पत्नी से रेप जैसी जघन्य घटना हुई। बहरहाल इस घटना पर आगे बढ़ते हैं तो नाबालिग बच्ची के साथ उसने मनमानी की, बच्ची को फिर वापस लेके आया और फिर उसकी ताई को उतारा, ताई को ले गया, लेकिन ताई के साथ उसने केवल हाथ पैर वगैरह बांधे। मैं रोकूंगा सर, आप बताइए सर। वहां पर जो है दूसरे लोगों ने कहा कि ऐसे इसके संग कुछ मत करो, ये बुढ़िया है, ये तो बुढ़िया है। उसकी उम्र का लिहाज यहाँ रखा, एक बच्ची की उम्र का लिहाज इन दरिंदों ने नहीं रखा। लेकिन ताई की असमत उन्होंने वैसे भी मतलब उसकी साड़ी उतरवा के और उसकी साड़ी से ही तीनों जो फीमेल विक्टिम्स थी उनके हाथ पैर बांधे थे। मतलब ये कह सकते हैं कि मानसिक रेप उसका भी किया गया। बिल्कुल। मानसिक चीरहरण तो उसका भी किया गया। तो उसके बाद बदमाशों ने कहा, चूंकि वो अपनी मनमानी भी कर चुके थे, लूटपाट भी कर चुके थे, कि उन्होंने गाड़ी में भागने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी वहां पर फंस गई। तो बदमाशों को समझ में आ गया कि गाड़ी तो लेकर हम जा नहीं सकते। कीचड़ थी, बारिश का मौसम था, सावन का महीना था। तो उन्होंने गाड़ी को पुआल से ढक दिया जो आसपास घास फूस थी, और ये कहा कि हम यहीं पर ही हैं पास में, अगर शोर मचाओगे तो हम सबको मार देंगे। तो बहरहाल ये चीज़ आगे चलती है, वो डरते हैं, और उसके बाद जब उन्हें कुछ देर बाद बदमाशों की आवाज़ आनी बंद हो जाती है तो लड़की पहले अपनी माँ के हाथ खोलती है, ताई के हाथ खोलती है। उसके बाद वो पास के खेत में जाते हैं, उनके पिता और ताऊ और उनके भाई के रोने की आवाज़ आ रही होती है। उन्हें लगता है कि हाँ, जब वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ बदमाश चले गए हैं, तो वो फिर उनके जाके हाथ खोलते हैं। जब वो एक दूसरे के हाथ खोल रहे थे तब भी वो उसके पिता और ताऊ कह रहे थे कि हाथ मत खोलो, वो लोग यही हैं। यही मतलब इतनी दहशत में था परिवार। उस परिवार का जो बच्चा था, एक उनका तहेरा भाई, उसने एक मोबाइल छुपा रखा था। उसने उस मोबाइल से फोन लगाया, पहले डायल 100 पर, वो नहीं लगा कॉल। उसके बाद इनके एक रिश्तेदार पुलिस में थे, इन्होंने उस रिश्तेदार को कॉल किया, रिश्तेदार ने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पुलिस थोड़ी बहुत हरकत में आई, करीब 2.5 से 3 घंटे बाद। 2.5 से 3 घंटे बाद, यानी अब तक सुबह के तकरीबन 4 बज चुके। चार साढ़े 4 बज चुके थे। उसके बाद इस मामले को दबाने का प्रयास किया, जो ऑफ द रिकॉर्ड कहा जाता है। डीआईजी आई, डीआईजी के प्रयासों से ये घटना लोगों के संज्ञान में आई, और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई, पकड़े गए। और इसमें साजिद जी, एक चीज़ की ओर मैं आपका और लोक अभियोजक साहब का ध्यान, शायद आपके तो होगा नॉलेज में, जब पुलिस ने इस घटना की एफआईआर दर्ज की तो देखिए पुलिस का खेल इसमें, पुलिस ने इस केस में गैंग रेप की धारा नहीं लगाई 376D, केवल 376 में दर्ज किया। रेप की धारा में दर्ज किया। हाँ, रेप की धारा में दर्ज किया। बदमाशों की संख्या कम दिखाई गई। और जब ये बाद में मामला तूल पकड़ने लगा, तो फिर पुलिस ने कहा चूंकि हाथ से एफआईआर लिखी गई है, ये मानवीय त्रुटि है, रह गया था। बाद में उन्होंने इसमें 376D लगाई, शायद मैं सही कह रहा हूँ जी। तो ये चीजें रही, तो पुलिस ने शुरुआत में वहां हर स्तर पर खेल करने की कोशिश की, और लेकिन हम सब लोगों के प्रयासों से, लोक अभियोजक साहब के प्रयासों से, और डीआईजी जो उस समय तत्कालीन डीआईजी वर्तमान सीपी लक्ष्मी सिंह के प्रयासों से इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सका। एक मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और उस सरकार में मंत्री आजम खान थे जी। आजम खान जी ने इस पर एक बेहुदा बयान दिया था। बिल्कुल, वो इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रहे थे। बिल्कुल। हालांकि जो पीड़ित बच्ची थी, पीड़ित परिवार कोर्ट गया इस बयान के खिलाफ, और आजम खान को माफी मांगनी पड़ी। बिल्कुल। तो आप मैं यहाँ पर इंटरप्ट करूंगा आपको। जब आजम खान ने ये स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद जस्टिस यू ललित और दीपक मिश्रा की बेंच ने जो है वो बहुत नाराजगी जताई थी, और उस पे जो है अनकंडीशनली जो अपॉलॉजी है वो आजम खान ने सीख की थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको शो कॉज इशू किया था। अब सवाल मेरा आप ही से है सर। सवाल ये है कि
ये केस जो है 9 साल लगे इसे, पीड़िता को न्याय मिला। हालांकि पीड़िता अभी भी जो मांग कर रही है वो आपके भी सामने होगी, लेकिन वो खुश है कि कम से कम जो दोषी हैं और जो टिप्पणी है जज साहब की, उससे भी लोग समाज में एक मैसेज जा रहा है। 9 साल का वक्त लगा। क्या केस की स्थिति थी जब ये आपके हाथ में आया? कितनी तारीखें हुई, कितनी गवाही हुई, क्या साक्ष्य पेश किए गए, क्या क्या जांच हुई, सीबीआई तक इन्वॉल्व हुई थी? बिल्कुल। तो अब आप अपना अनुभव साझा करिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं साजिद जी की जो एक जो लोक अभियोजक होता है उसका जो काम शुरू होता है वो आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट शुरू होता है कोर्ट में आने के बाद। तो इसमें जो चार्जशीट है वो कोर्ट में 2017 में आई थी और इसमें 2 चार्जशीट आई थी, 3 मुलजिमों के खिलाफ 1 और 3 मुलजिमों के खिलाफ 1। इसमें से एक का जो वाद संख्या था वो 1992/17 था और एक का 1997/16, जिसमें दो बार ही चार्ज फ्रेम हुए थे। जो इसमें अंतिम चार्ज फ्रेम हुआ था वो 27/7/18 को हुआ था। तो चार्ज फ्रेम होने के बाद इसमें लगातार गवाही चल रही थी। चूँकि मेरे हाथ में ये केस जो है, या जब मैं हमारी कोर्ट में ये केस आया है वो अप्रैल 2025 में आया है। अप्रैल 2025 में आने के बाद मैंने ये फील किया कि जो ये केस है ये बिल्कुल मोरिबंड कंडीशन में है। मोरिबंड इन द सेंस कि इसमें जान है लेकिन इसकी तरफ कोई देख नहीं रहा है। तो इस केस के विषय में जो है वो साहब को भी, जो हमारे जज साहब हैं ऑनरेबल कोर्ट ओपी वर्मा साहब, उनको तो सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, क्योंकि उन्होंने जब केस की फाइल पढ़ी तो उन्होंने कहा कि कोर्ट साहब इस केस पे किसी का ध्यान क्यों नहीं गया है, तो उस पर कोई टिप्पणी कोई भी नहीं कर सकता है। मैंने कहा साहब इसको अब आप बोलते तो आप इसको केस को करते हैं। अब हम उस केस को करने के बाद फिर हमने देखा कि इसमें सारे विटनेस ऑलमोस्ट हो चुके थे, लेकिन क्या हुआ था कि जितने भी विटनेसेस थे उसमें से करीब 12 विटनेसेस की जो है वो गवाही तो हुई थी, लेकिन मुलजिमों ने उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की थी। मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया था सभी की तरफ से, मुलजिमों की तरफ से। तो इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल होता। तो इस चीज़ को जो है इसमें मैंने और सीबीआई ने इसमें एक एप्लीकेशन फाइल की अप्रैल में कि जो विटनेसेस हैं उनको रिकॉल कर इनको मौका दिया जाए। उनको बताया गया, जो डिफेंस के अधिवक्ता थे, कि इसमें इन मुलजिमों के द्वारा जिरह नहीं की गई है। उनका भी ध्यान नहीं था कि हमने जिरह नहीं की है। तो फिर डिफेंस की जो एप्लीकेशन थी रिकॉल करने के बाद एप्लीकेशन पर 12 गवाह जो है, हमने ये समझिए कि आप जो गवाह 18 से 25 तक नहीं हुए थे वो हमने अप्रैल से और अक्टूबर तक वो 12 के 12 गवाह रिकॉल करने के बाद उनकी जिरह कराई। उसको कराने के बाद ये मैटर डे टू डे बेसिस पे लगा के और इसका जो है ट्रायल वो कंक्लूड किया, और कंक्लूड करने के बाद रिजल्ट आपके सामने आज है। साजिद जी मैं इसमें कुछ तथ्य और आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। अभी वरुण जी ने बताया कि आपका जो काम शुरू हुआ वो चार्जशीट दाखिल होने के बाद शुरू हुआ। तो चार्जशीट जो दाखिल हुई थी उससे पहले का अगर आप देखेंगे तो मतलब कि ये हमारी कानूनी खामियों का पता चलता है इस चीज़ से। पुलिस ने घटना के बाद अपना पीछा छुड़ाने के लिए, जब पुलिस को मालूम चला कि बावरिया है इस केस में इन्वॉल्व, क्योंकि लड़के ने ये बताया था कि वो काले से थे, एक की पहचान हो रही थी, तो पुलिस ने एक थाने में 2 लोग बंद थे बावरिया किसी मामले में, उन्हें लाकर बंद कर दिया। यहाँ पर 3 लोगों को आसपास के गांवों से उठा लिया जिनका कहीं से कहीं तक इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उन 5 लोगों को जेल भेज दिया। जब इस मामले में सीबीआई जांच शुरू हुई, सीबीआई की जांच में, प्रारंभिक जांच में ही मालूम चल गया कि वो 3 जो थे वो निर्दोष हैं। लोगों को हाँ, प्रेशर की वजह से पुलिस तो ने सीबीआई ने उन्हें करीब करीब क्लीन चिट दे दी, जिसके बाद उन्हें न्यायालय से बेल मिल गई। उनका नाम चार्जशीट से निकाल दिया गया था बाद में। उसके बाद सीबीआई को ने कुछ दिन बाद मेरठ में सुजीत पांडे आईजी साहब थे, उन्होंने कुछ बदमाश पकड़े जिसमें सलीम बावरिया भी था और 3-4 अन्य थे। पुलिस ने कहा कि नोएडा में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और ये बताया गया कि इन्होंने ही हाईवे गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था। उन्हें लाकर बुलंदशहर जेल में
दाखिल करा दिया गया हाईवे गैंगरेप के मामले में। सीबीआई ने उसमें चार्जशीट दाखिल कर दी पूछताछ करने के बाद। लेकिन इस केस में नया मोड़ उस वक्त आया जब हरियाणा पुलिस ने तीन बदमाशों टिप्पणी चाहूंगा तीन बदमाशों को किसी केस में पकड़ा और उन्होंने ये कबूल किया। उन बदमाशों से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने ये कबूल किया कि बुलंदशहर में हाईवे गैंगरेप की वारदात और एक अन्य वारदात जेवर रोड पर हुई थी, उसको उन्होंने ही अंजाम दिया था। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। नहीं तो ये चीज आप कंप्लीट करें। हाँ, ये चीज मतलब कि बड़ी दर्दनाक थी कि जो असली ये तो थे जो सीबीआई ने भेजे थे, लेकिन असली मुलजिमों को, अन्य जो फरार थे, उन्हें पकड़ने की बजाय एक केस को खत्म करने का प्रयास किया गया कि हमारी जांच पूरी हो गई। ये एक कानून में सबसे बड़ी खामी है। तो इसमें 2 अन्य बदमाश सीबीआई ने फिर बाद में जांच करते हुए 2 अन्य बदमाशों को फरार बताया। एक बबलू था और एक अजय उर्फ कालिया। हाँ, अजय उर्फ कालिया और बंटी उर्फ गंजा। तो एक को तो अलीगढ़ पुलिस ने मुनिराज जी के समय में ढेर कर दिया था एनकाउंटर में, और एक को नोएडा में एसटीएफ ने ढेर कर दिया था। तो वो दोनों वास्तव में इस वारदात में शामिल थे, क्योंकि 50,000 के इनामी भी थे वो तो। इनामी भी थे। और अलीगढ़ में जो बदमाश मारा गया था उसके पास एक थैला मिला था, तो थैले के अंदर हाईवे गैंगरेप से संबंधित अखबारों की कटिंग, पुलिस की कार्रवाई की जानकारी, वो पूरी उसके पास पत्रावली मिली थी। साइको कह सकते हैं उसे, इस तरह की चीजें समेट के रखने का क्या आप पहले अभियोजक साहब इसके बारे में बताएंगे, चार्जशीट के बारे में। उसके बाद मैं आपको बावरियों के बारे में कुछ खास चीजें बताऊंगा, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि अभियोजक साहब ये सब। इसमें मैं आपकी टिप्पणी इसलिए भी चाहूंगा कि जब कभी कोई भी घटना होती है, घटना अगर तूल पकड़ जाए, मीडिया ट्रायल शुरू हो जाए, प्रोटेस्ट लोग करने लगते हैं इंसाफ के लिए, इंसाफ की मांग सड़क से उठती है और विधानसभा और संसद तक जाती है, तो ऐसे में पुलिस पर एक प्रेशर बन जाता है। कई निर्दोष लोगों को उठा के पुलिस मुलजिम बना देती है। लेकिन कोर्ट में आपको ये साबित करना होता है कि जिस आदमी को आप अभियुक्त बनाकर कोर्ट लेकर आए हैं वो वाकई दोषी है। यानी दोष सिद्ध करना एक मुश्किल टास्क है, लेकिन आप उसमें भूमिका अदा करते हैं। तो एक तो जैसे कपिल जी ने अभी बताया, आप ये जरूर बताएं कि कितने लोगों को पहले मुलजिम बना दिया गया था, उनको क्लीन चिट सीबीआई से मिली। फिर आप ये बताएं कि दोष सिद्ध करने के लिए क्या क्या साक्ष्य सबूत चाहिए होते हैं जो पेश किए गए सब। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पुलिस की कार्यशैली पर मैं कोई सवाल नहीं उठा सकता हूं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जब ये मैटर हुआ था तो इसमें आपने देखा होगा कि मैटर बहुत हाईलाइटेड हो गया था और मीडिया ट्रायल हो गया था। और इसमें जो है वो NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वो दोनों इन्वॉल्व हो गए थे। शायद डॉक्टर का कोई व्यवहार को लेकर। हाँ जी, डॉक्टर थी, उसमें उनका व्यवहार जो है वो असंतोषजनक था। पीड़ित परिवार ने बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ था कि उसके बाद इसमें हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था। मतलब किसी ने कुछ कहा नहीं था, हाई कोर्ट ने अपने आप से इस मैटर को जो स्वतः संज्ञान लिया था, सुओ मोटो कॉग्निजेंस। और उसके बाद इसकी जो विवेचना थी, जो इन्वेस्टिगेशन थी, वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दी थी। ठीक है, सीबीआई को ट्रांसफर करने के बाद सीबीआई ने इसमें कुल 6 लोगों को मुलजिम माना था। बाकियों का उन्होंने नाम, 3 लोगों का उन्होंने नाम निकाला था। इसमें एक शाबेज था, एक रईसुद्दीन था और एक का नाम जबर सिंह था। इसमें एक व्यक्ति ऐसा बताया जाता है कि बहुत गरीब, मतलब आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ थी उसकी, निर्दोष की। वो मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे मैं कोई सवाल नहीं उठाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने काम से मतलब रखना चाहता हूँ। ठीक है। तो जैसे ही चार्जशीट कोर्ट में आई है, तो इसमें चार्जशीट कोर्ट में आने के बाद इन सभी 6 लोगों के खिलाफ उन सेम सेक्शंस में जो है चार्जशीट फाइल हुई थी। उन्हीं सेम सेक्शंस पे चार्ज फ्रेम हुआ था। अब मैं आपको बता दूं कि ट्रायल लंबा क्यों हो जाता है। ट्रायल लंबा इसलिए भी हो जाता है कि आपने देखा होगा कसाब का केस, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर केस था, सबको दिख रहा था, वीडियोस थे, सब कुछ था, उसको कमांड दी जा रही थी। बिल्कुल 167 तो उसमें एविडेंसेस थे, आई विटनेसेस जिन्होंने उसको गोली चलाते हुए देखा था। लेकिन फिर भी उसको कितना लंबा जो है चलाया, वो इसलिए क्योंकि जो हमारी स्टेट है, जो इंडिया है, दो तरह की स्टेट होती हैं। एक होती है पुलिस स्टेट, जहाँ पे आई टू आई लॉ होता है। एक होती है सोशल वेलफेयर स्टेट। तो इंडिया इज ए सोशल वेलफेयर स्टेट। सोशल वेलफेयर स्टेट इन द सेंस कि हमारे यहाँ पे भले ही 100 जो है गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक गुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। अभियुक्त पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का बिल्कुल पूरा मौका दिया। बिल्कुल, ये इस प्रिंसिपल के साथ जो है हमारी लॉ काम करती है। उसी प्रिंसिपल पे आगे बढ़ते हुए इस पे हमारा जो ट्रायल है वो कंक्लूड हुआ है। और मैं आपको एश्योर कर दूं कि जितने भी मुलजिम इसमें जेल गए हैं, जिनको भी सजा हुई है, दे वर द राइट एक्यूज, क्योंकि उनकी टीआईपी
टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो कराई गई थी और जो पीड़ित परिवार है उनके द्वारा उनकी शिनाख्त की शिनाख्त गई। दिखा साहब शायद एक का डीएनए भी कुछ मैच हुआ हाँ था। हाँ, एक इसमें नरेश उर्फ संदीप जो मुलजिम है उसका जो डीएनए है वो पीड़िता की माता के पेटीकोट से उसका मिलान हुआ था। तो डीएनए मैच होने के बाद फिर ये तो क्लियर था, कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि इसमें गलत था, लेकिन नहीं, वो तो पीड़िता खुद हाँ, भी पीड़िता ने बता खुद चुके, शिनाख्त परिवार की थी, बता चुके। पीड़ित परिवार ने, और डीएनए भी मैच मैंने हुआ खुद था। इंटरव्यू पीड़ित परिवार का किया तो उसने उसके चेहरे पर, पीड़िता के आंखों में एक एक मुलजिम का चेहरा, वो बच्ची भुला पाए, कैसे वो बच्चे भुला पाए। उन हैवानों की सूरत। अच्छा, अब बात आती है कि बावरिया गैंग। मैं पिछले साजिद जी करीब 20 साल से क्राइम रिपोर्टिंग आपको कर रहा हूं। मैं एक चीज में भूल गया, मेरे सामने की बात तो नहीं है, लेकिन जो इसमें पूर्व में अभियोजक रहे थे उन्होंने बताया था कि जिसमें एक मुलजिम है धर्मवीर फ्राका। तो जब पीड़िता के पिता जब गवाही देने आए थे यहाँ पर, तो उसको जो है धर्मवीर फ्राका के द्वारा डराया गया था और पुलिस से कहा गया था कस्टडी में से कि मेरे 2 मिनट के लिए हाथ खोल दीजिए, इसकी मुंडी मरोड़ दूंगा। बताइए, सी द हाइट ऑफ डेयरनेस। शायद यही कारण है कि जो पीड़ित परिवार है वो अपना पता बदलता रहता है समय समय पर, अपना पता किसी को नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए साजिद जी कि एक परिवार के साथ घटना होती है, जो अपने परिवार के अपने दादा के अंतिम संस्कार में शामिल होने जाता है, दादी के उसके बाद उनके साथ वारदात हुई। केवल वो उस दिन का दर्द नहीं है, वो आज 9 साल बाद भी दर्द में है, बिल्कुल डर में जी रहा है। पीड़िता का ये कहना है कि न्याय जरूर मिला, लेकिन जख्म अभी ताजा है भैया, दर्द अभी बरकरार है। कोई भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसमें जब हम जीते हैं तो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। उन फंडामेंटल राइट्स से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हमें लगता है कि हम अपने देश में रह रहे हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट्स हमारे नहीं होंगे तो फिर माहौल कैसा होगा, इमरजेंसी जैसा, कि कोई भी कुछ भी कर सकता है ना। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमें जीने में बिल्कुल मदद करते हैं। और जब ऐसे में उस बच्ची का चीरहरण हो रहा हो उसकी माता पिता के सामने, उसके ताऊ के सामने, आप उसका 164 पढ़िए, है ना, आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे, आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। जब उसने कहा था कि अंकल मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पीरियड्स आ रहे हैं, मुझे पहली बार पीरियड्स आए, उसकी माँ उसके पास में है और उस आदमी का दिल नहीं पसीज रहा जो वो लूट करने आया, जो उसकी इज्जत लूटने उसे आया। पीट रहा है ये बात कहने पर, समझ रहे हैं आप। जज साहब की टिप्पणी और इस पर बता दीजिए। जज साहब की टिप्पणी है, आप जजमेंट का पेज नंबर 124 पढ़िएगा। 124 में साहब ने लिखा है कि जो बलात्कार होता है उससे पीड़िता का क्या कहते हैं, उसकी आत्मा की हत्या हो जाती है, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व की हत्या हो जाती है। समझ रहे हो, ये हत्या से बड़ा अपराध है। समाज वो तो उन्होंने कहा ही था कि इस तरह के जो लोग हैं ये डेमन्स, ये राक्षस हैं, इनको सिविलाइज सोसाइटी से दूर रखा जाए, सभ्य समाज को इनसे दूर रखा बिल्कुल, और इनकी जो बेहतर जगह है वो जेल ही है। इनको आखिरी सांस तक बंद रखा जाए। बिल्कुल। बावरिया गैंग पे आप टपी एक बार बता दीजिए। देखिए जज साहब ने उससे पहले जज साहब की टिप्पणी पे आपने जिक्र किया। वास्तव में जज साहब की अगर आप टिप्पणी पढ़ेंगे तो वो बड़ी भावुक करने वाली, और ये लगता है कि पेज नंबर पूरा उसी पे है। तो पूरी मतलब कि उन्होंने वो अभी मैं देखना पड़ेगा मुझे, तो उसमें उन्होंने बड़ी भावुक करने वाली चीज लिखी है। ये रहा, तो मैं इसमें से कुछ लाइन आपको पढ़ के दिखाता हूं। जज साहब ने इसमें लिखा है, बलात्कारी न केवल पीड़िता की निष्ठा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला करता है, बल्कि बलात्कार के परिणाम स्वरूप गंभीर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक क्षति पहुंचाता है। बलात्कार एक हमला नहीं, बल्कि यह पीड़िता के संपूर्ण व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। मतलब कि केवल एक दिन की घटना नहीं है, ये कुछ देर की घटना नहीं है, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व उसका नष्ट हो जाता है। इस मामले में आत्मा का कत्ल कह सकते हैं, शरीर जिंदा रह गया। इस मामले में जज साहब आगे लिखते हैं, इस मामले में 13 वर्षीय पीड़िता पढ़ाई करने वाली यह विवाहित बालिका थी, जिसके समक्ष उसका संपूर्ण उज्जवल भविष्य मौजूद था। इस घृणित घटना के कारण वह तथा उसका परिवार समाज में कलंकित हुआ। पीड़िता को भविष्य में हर पल हर कदम उस घटना के कारण घृणित पीड़ा का सामना करना पड़ता होगा। इसके चलते उसके अवसाद से ग्रसित होने की भी पूरी संभावना है। उसका भविष्य धूमिल और अंधकारमय हो गया है। पीड़िता बालिका इस घटना से कभी भविष्य में उभर पाएगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसी तरह जज साहब एक बात और लिखते हैं, किसी भी व्यक्ति के सामने
आप ये देखिए, जज साहब की मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं जज साहब की वास्तव में इस चीज में कि उन्होंने कितने संवेदनशील होकर ये टिप्पणी की है कि किसी भी व्यक्ति के सामने उसकी नाबालिग पुत्री और पत्नी का बलात्कार किए जाने का क्षण उसकी मृत्यु के समान दुखदाई होता है। मोर देन दैट, है ना, किसी भी व्यक्ति के सामने उसकी नाबालिग पुत्री और पत्नी का बलात्कार किया जाना का क्षण उसकी मृत्यु के समान दुखदाई होता है। बेटी मर जाए तो इसके एक बड़ा बाद दुख होता है। जज साहब ने प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं उसके लिए लिखा है कि एक और भारत सरकार और राज्य सरकारें बेटी पढ़ाओ बेटी True. बचाओ का अभियान चला रही हैं। बिल्कुल। और यदि आदिम बर्बर समाज जैसी जो हमारे पूर्व काल में घटनाएं होती थी कि जो चाहे मन में आया किया, वो घटनाएं अगर वर्तमान में होंगी तो उसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और इन घटनाओं पर कठोर रुख अपनाना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं, उस समय आप ज्यादा बेटर बताएंगे, उस समय कानून में बदलाव नहीं हुआ था, दुष्कर्म की घटनाओं में फांसी की सजा नहीं होती थी बिल्कुल तब। बिल्कुल बिल्कुल तो इस कारण जज साहब की कलम रुक गई, वरना शर्तिया वो इसमें फांसी देते। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने उस समय के कानून के हिसाब से, ये 2016 के कानून के हिसाब से उन्होंने इसमें आजीवन कारावास की सजा दी, जो सर्वोत्तम सजा है उस समय की। तो वास्तव में ही ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। जज साहब सोए नहीं थे रात में, वो क्या रोशनी एक चीज और बताऊंगा बस इसमें, फिर आप सर से पूछिएगा। जज साहब ने इसमें यह भी लिखा है केवल ये आजीवन कारावास की सजा तब तक है जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ हिज लाइफ, आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक ये राक्षस आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे रहने चाहिए। जी हाँ। जज साहब इसमें काफी दिन से नहीं सोए थे और इस जजमेंट को लेकर वो काफी बहुत उन्होंने परिश्रम किया, बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे इसको लेके। अगर मैं जज साहब का मन तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं जजमेंट पढ़ता हूँ तो अगर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज और मैं कंक्लूजन तक पहुँचता हूँ तो मुझे पढ़ते पढ़ते बीच में लगता है कि इसका जो वो जा रहा है वो फांसी की तरफ जा रहा है। लेकिन फिर मैं जब इसका बिल्कुल कंक्लूजन पढ़ता हूँ तो फिर मैं समझ जाता हूँ कि ओहो, ये प्रावधान की वजह से फांसी नहीं हो पाई। अब वो बात आती है बावरिया। साजिद जी, बावरिया जो गिरोह होता है, एक चीज की मैं इसमें बावरिया गिरोह के बारे में, इस घटना ने बेशक इस परिवार का बहुत नुकसान हुआ, इनका भविष्य अंधकार में हो गया, लेकिन इस घटना के बाद प्रदेश सरकार सोते से जगी। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ कपिल जी। जी, बावरिया गैंग किस तरीके से, उसकी जो मॉडस ऑपरेंडी है वो क्या है, किस तरह काम करता है, इस पर हम सेपरेट एक एपिसोड अलग से बनाएंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम फिलहाल यहीं इस एपिसोड को रोक दे रहे हैं और मैं आपके साथ बैठ के बावरिया गैंग पे एक सेपरेट एपिसोड बनाऊंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये NH-91 गैंग रेप पर कुछ पहलू इसके ऐसे जो आज तक शायद आपके सामने नहीं आए होंगे। आज आपने वो सारी जानकारी हमारे इस पॉडकास्ट में, एपिसोड में, सब जानकारी वो आपको मिली होगी। हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर आप कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम अगली बार उस कहानी को लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। साथ ही कपिल जी से मैंने वादा किया, हम अपने अगले एपिसोड में बावरिया गैंग किस तरीके से काम करता है, कैसे वो घटनाओं को अंजाम देता था, वर्तमान में उस गैंग का वजूद क्या है, इस सब पर भी बात जरूर करेंगे। लेकिन तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और आपका बहुत थैंक यू। धन्यवाद।